Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is deindustrialization. It's a very important topic, so we will try to understand first what is deindustrialization, second what are the causes of deindustrialization, and third its impact. Okay, so deindustrialization क्या है? It's a process of destruction of national industrial capacity. जो किसी नेशन की नेशनल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होती है उसका इसमें डिस्ट्रक्शन होता है. ओके, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इंडिया से रिलेटेड है. ओके, नाउ बिफोर द एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियंस के आने से पहले जो इंडिया था उसको इंडस्ट्रियल हब की तरह ट्रीट किया जाता था. ओके, इंडस्ट्रियल हब था और जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको कैरेक्टराइज किया जाता था बाय एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स. और इन हमारे जो एग्रीकल्चर थे और जो हैंडीक्राफ्ट्स थी इनकी डिमांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत थी, ड्यू टू विच हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे. यही रीज़न था हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था बिफोर द एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस वो हमेशा पॉजिटिव और सरप्लस रहता था. ओके, ऑन द अदर हैंड ये जो बट इंटरनल बैलेंस जो था जो हमारी विलेज इकोनॉमी का ये सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया बाय द ब्रिटिश थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज. और ब्रिटिश पॉलिसीज जब अपनी लेके आए तो उन्होंने ये जो बैलेंस था जो विलेज इकोनॉमी का बैलेंस था इसको डिस्ट्रॉय किया. ओके, सो इन दिस प्रोसेस जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिक्लाइन करना. ओके, सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन दी, और ये चीज़ विटनेस जो है इन दी 18th सेंचुरी. और ये जो प्रोसेस था इट प्रोसीड रैपिडली ऑलमोस्ट टू द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. और ये जो पूरा डीइंडस्ट्रियलाइजेशन था ये कंटिन्यू रहा इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. और ये जो होल प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. Now let's see what are the causes of deindustrializations. So first causes is Mughal disintegration. Okay, so जो मेन सोर्स ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट थे वॉज फ्रॉम रॉयल कोर्ट से आते थे ऑफ द मुगल्स के. ओके, सो जब एबॉलिशन हो गया रॉयल कोर्ट्स का सो डिमांड जो थे उसके प्रोडक्ट्स के वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएंगे. सो ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड जो डिक्लाइन था इन द रॉयल पावर्स ऑल ओवर इंडिया उसने क्या किया, इट लीड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू डिक्रीज डिमांड. जब डिमांड ही डिक्रीज हो गई इन हैंडीक्राफ्ट्स की तो अल्टीमेटली इट्स लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. Second is British rule and policy. So जो establishment था of the British rule उसने affect किया था the existence of handicrafts. Okay, so और ये जो अफेक्ट था ये बहुत डायरेक्टली था और इनडायरेक्टली था. ओके, सो जो यूरोपियन ऑफिशियल्स थे वो फर्स्ट फेवर करते थे इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरर्स की जो उनकी कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था वहां से जो इंपोर्ट्स होते थे उसको काफी फेवर करते थे. ओके, और जो यूरोपियंस इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू फॉर्म्स एंड पैटर्न्स जो इम्पैक्ट कर रहा था जी नेशनल इंडस्ट्री को. ओके, फर्दर जो डिमांड्स थी फॉर द चीपर गुड्स विदाउट कैरिंग फॉर द क्वालिटी कॉन्शियसनेस बाय द यूरोपियंस उसने क्या किया, इट लीड टू द एक्सटेंसिव एडल्टरेशंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स. ओके, सो जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल was also indirectly responsible with her for the loss of power. ठीक है, लॉस ऑफ द पावर किसका, लॉस ऑफ द पावर ऑफ गिल्ड्स. ओके, जो कि इन जो एक्टिविटीज और जो इंडस्ट्री थी उनको फाइनेंस करती थी एंड अदर बॉडीज जो कि रेगुलेटेड करते थे और सुपरवाइज करते थे ट्रेड को, रेगुलेटेड करते थे और सुपरवाइज करते थे ट्रेड को. सो इन दिस वे में ये जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल था बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट करता था, फेवर करता था इंपोर्टेड गुड्स को और इनडायरेक्टली भी उसको उनकी जो पॉलिसीज थी वो इसको भी एड्रेस करती थी ताकि कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए इंडियन की इंडस्ट्रीज का. ओके, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दिस लीड टू द अडल्टरेशन ऑफ मटेरियल्स और उससे रिजल्ट हुआ इन द डिक्लाइन ऑफ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स. अल्टीमेटली इट्स लीड टू द डिक्लाइन ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी इट लीड्स टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन.
नेक्स्ट इज द चेंज इन हैबिट्स। ओके, सो जो कंजप्शन हैबिट्स थी, जो कि न्यूली एजुकेटेड ग्रुप्स थे, जो कि जैसे ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की थी उससे वो एजुकेट कर रहे थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। सो इसकी वजह से जो कंजप्शन पैटर्न्स था ऑफ द न्यू एजुकेटेड ग्रुप्स का, दे टिल्ट अ ब्लो टू दीज इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क है उनको पहनना, ठीक है, वो वेस्टर्न गुड्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे। सो दीज न्यूली क्रिएटेड इंडियन बुर्जुआसीज not only disdain the products of the indigenous industries but also ट्राई करते थे टू कॉपी एवरीथिंग यूरोपियंस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एन हॉलमार्क था वहां पे। ओके, सो वेस्टर्न पैटर्न्स को अडॉप्ट करते थे वो यूरोपियंस को देख के कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी मीन्स इलीट ग्रुप्स का हिस्सा हो जाएंगे। ओके, इन दिस वे में जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज थी उसके प्रोडक्ट्स को वो यूज नहीं करते थे, तो सो इट्स ऑल्सो लीड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट है अनइक्वल कॉम्पिटिशन। अनइक्वल कॉम्पिटिशंस क्या हुआ, लोग जो रेवोल्यूशंस हुआ था इन टेक्नोलॉजी, इसने मोमेंटम को गेन किया था थ्रू आउट दी 19th सेंचुरी इन द वेक ऑफ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ था। ओके, और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने फर्दर मैनी फोल्ड इंक्रीज कर दिया था डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, सच एज अगर हम कहें तो इन्वेंशन ऑफ पावर लूम इन यूरोप, सो उसने कंप्लीटेड द डिक्लाइन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, बिकॉज जो इन्वेंशन था ऑफ द पावर लूम का, उससे क्या हुआ, उससे काफी कम टाइम में काफी बेटर क्वालिटी के जो गुड्स थे वो बनना प्रोड्यूस हो गए, और वो मैच नहीं कर सकते थे हैंडमेड इंडस्ट्री से, बिकॉज हैंडमेड जो थे उसमें काफी वर्कर और लेबर लगते थे, ड्यू टू विच इसकी जो कॉस्ट थी वो फर्दर इंक्रीज थी। सो ये कौन जो अफोर्ड कर पाते थे, ये काफी रिच लोग अफोर्ड कर पाते थे। ऑन दी अदर हैंड जैसे इन्वेंशन ऑफ पावर लूम हो गया, तो यही जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट थी ये कम पैसों में और अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस होने लगी, एंड दैट इज द व्हाई इट्स लीड टू अ डेथ ब्लो टू ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, सो ये जो मशीन मेड गुड्स है, इट कुड नॉट कम्पीट इन क्वालिटी विद द लोकल प्रोडक्ट्स, लोअर प्राइसेस भी थे, और जो चेंज इन टेस्ट इट लीड्स टू दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज जो वेस्टर्न मेड्स गुड्स का जो था कि हम वेस्टर्न मेड्स गुड्स करेंगे तो हम यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे और मीन्स एक हॉलमार्क बन जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट इज जो टैरिफ्स थे, अब फिर टैरिफ ने कैसे इंपैक्ट किया, सो द वन वे जो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी विच प्लीज दैट व्हाट वाज द गुड फॉर इंग्लैंड कंसिडर, उसको क्या किया जाता था टू बी गुड फॉर इंडिया, और इससे क्या हुआ, इट लीड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। ओके, सो जो इंग्लैंड था उसने क्या परस्यू करी थी, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू इम्पोजिशंस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज। जैसे जो हमारे हमारे यहाँ जो वो इम्पोर्ट करते थे वो फ्री ट्रेड था, फ्री ट्रेड पॉलिसी, दैट इज जो इनके जो इंपोर्ट्स थे उसमें कोई भी ड्यूटीज नहीं लगेगी इन इंडिया में, ड्यू टू विच लार्ज नंबर्स ऑफ जो उनका इंडस्ट्री मेड गुड था वो यहाँ पे डंप करते थे। ओके, ठीक है, तो और ये नोशन था जो इंग्लैंड से आया ना उसको गुड ही होगा। ओके, सो ये भी डिक्लाइन हुआ था इंडस्ट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्री मेड गुड से डेफिनेटली उसके जो कॉस्ट थे वो भी कम थे और क्वालिटी भी बेटर थी इन कंपेरिजन टू दी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, और ऑन दी अदर हैंड जो इंग्लैंड ने था जो अपने होम मदर कंट्री में उन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्शनिज्म का यूज किया था। ओके, सो इसके प्रोटेक्शन के थ्रू क्या क्या करते थे, सो वो क्या करते थे, इम्पोज करते थे हायर इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी जो इंडियन लोग जो बचे कुचे थे वो एक्सपोर्ट करते थे अपनी हैंडमेड गुड्स, उस पर भी वो लोग वहां पे पहुंचते पहुंचते इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते थे। सो ड्यू टू विच क्या हो जाता था, जैसे 100 रुपीज का अगर है उसके ऊपर 200 रुपीज इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो टोटल जो था वो 300 रुपीज का हो गया। अब जो यूरोपियन लोग थे जो प्रिफर करते थे जो इंडियन टेस्ट को, दैट इज जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स को, अल्टीमेटली वो भी अब नहीं ले पाएंगे, इट इज बिकॉज ड्यू टू इट्स कॉस्ट नेचर, तो वो भी अपना जो होम मेड इंडस्ट्री गुड्स है उसको ही फिर लेते थे, इट इज बिकॉज ऑफ वो चीप होता था। ओके, सो जो इंग्लैंड ने क्या परस्यूट किया था, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू द इम्पोजिशंस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ईस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी फॉर ब्रिटिश गुड्स, और वहां से जो उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, यानी अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको और फायदा मिलेगा, मीन्स सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती थी और आपको और मीन्स उसको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते थे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ पावर। सो लोग वोट क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, लॉस ऑफ पावर ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइजेशन। जो क्राफ्ट्समैन की ऑर्गेनाइजेशन थी इन इंडिया में उन्होंने अपनी सारी पावर लॉस्ट कर दी। एट द सेम टाइम जो अदर बॉडीज थी जो उसको इन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती थी और जो सुपरवाइज करती थी ट्रेड को, वो भी उनकी भी
पावर लॉस हो गई, तो अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं इतनी इफिशियंटली। सो इसका जो रिजल्ट हुआ, इट रिजल्ट इन द फॉल डाउन ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, एक तो रॉ मटेरियल्स नहीं आते थे, और ये रॉ मटेरियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, लुक जब ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को एज ए कॉलोनी ट्रीट किया, ठीक है, तो इंडिया एक कॉलोनी थी, और जो कॉलोनी का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है by the masters that to extract the as much possible raw materials in the मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, कम से कम दामों में खरीद के रॉ मटेरियल्स अपनी मदर कंट्रीज को देते थे, ताकि वहां पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके थ्रू जो इंडस्ट्रीज जो स्टैब्लिश हुई थी उनको वो फीड कर पाए। ओके, एज वेल एज जो स्किल्ड लेबरर्स थे हमारे इंडिया में, लोग पहले क्या होता था जब मुगल कोर्ट्स था या फिर उसकी, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की काफी डिमांड थी, और जो ये जो स्किल्ड लेबर्स थे इनको हैंडसमली पेड किया जाता था, इनको काफी अच्छे से मीन्स काफी अच्छे रुपीस मिलते थे। बट आफ्टर दैट जब ये सब चीज होने लगी, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो ये जो स्किल्ड लेबर थे ये भी माइग्रेट करके दूसरे अदर काम करने में, उनको तो अपना मीन्स घर तो चलाना ही ना, विच फर्दर रिजल्ट इन द डिक्लाइंस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस चक्कर में उसकी मार्केट वैल्यू फर्दर गिर गई, सो इट फर्दर लीड्स टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, now these are the some of the causes of deindustrialization. Let's see some effects of deindustrialization. इसका effects क्या हुआ? So first जो effects हुआ, it leads to the destructions of India's, destruction हुआ किसका? India's handicraft industry का, handicraft industry का, जो ये जो यूरोपियंस आने से पहले काफी ग्रेट डिमांड में थी, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, सेकेंड, इट्स लीड टू रूरलाइजेशन इन इंडिया। ओके, अब रूरलाइजेशन क्या हुआ? लुक, पहले ये जो था दैट इज जो टाउन्स थे और जो सिटीज थे उसमें स्किल्ड लेबर्स हमने देखा था वो काम करते थे, बिकॉज जो कोर्ट्स थे, मुगल कोर्ट्स थे, उसमें काफी ज्यादा डिमांड थी स्किल्ड लेबर्स की, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के उनको काफी अच्छे से पे किया जाता था। अब जब काम ही नहीं बचा है तो उन्होंने वो सब छोड़ के उन्होंने अपना तो घर चलाना ही है, सो क्या हुआ, वो एग्रीकल्चर में मूव हो गए। सो इसका जो हुआ, पहले जो था कि अर्बनाइजेशन से ये जो रूरल की तरह मूव कर रहे हैं अपना कोई काम करने में, एग्रीकल्चर करने में, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली मींस जो प्रमोट करते थे, जब लेट्स से जो ब्रिटिश प्लांटेशंस इंडस्ट्री को करते थे एज ए रॉ मटेरियल की तरह, तो वो उसमें माइग्रेट कर गए। ओके, सो इस तरीके से क्या हुआ, इट लीड टू द रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। थर्ड इज आर्टिशंस वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। सो जो आर्टिशंस थे उनको क्या किया, बेसिकली वो डिस्प्लेस्ड हो गए फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। जैसे उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस था वो ट्रेडिशनल था, उनके बाप दादाओं के जमाने से वो चला आ रहा था, लेकिन उनको डिस्टर्ब हो गया, डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, और उनके पास फिर नो अदर ऑल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं था लाइवलीहुड्स का। सो अल्टीमेटली उनको फोर्स हुआ, बेसिकली कंपेल्ड किया गया आर्टिशंस को, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही अडॉप्ट करे, उसके अलावा कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। ओके, नेक्स्ट इज सच ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब सब लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये जो ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर हो गया, अब ये जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, लेट्स से कि 100 लोगों की डिमांड्स थी, अब ड्यू टू दिस रीजन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अब ये 1000 लोग हो गए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये बैडली अफेक्ट करेगा इट्स एफिशिएंसी की। ओके, सो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सब डिविजन्स एंड फ्रेगमेंटेशंस ऑफ द लोन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, ओवर कल्टीवेशन हो गया और द कल्टीवेशन टू इंफीरियर एंड अनप्रोडक्टिव लैंड्स। सो ये क्या हुआ, दीज आर द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ये सारे के सारे डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। ओके, सो जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखा था सब डिविजन्स, जैसे कोई 4 हेक्टेयर का प्लॉट है, अब 4 लोग हैं उस फैमिली में, तो ड्यू टू उसको सबको ही अपना करना है। पहले क्या था कि अगर 4 हेक्टेयर का जो है तो उसमें से 2 लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे और जो 2 लोग थे वो स्किल्ड लेबरर्स थे, वो बाहर काम कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अब चारों के चारों उसी में ही आ गए, तो फर्दर उनको अपना सबका हिस्सा करना था, अलग अलग करना था, सो सब डिवीजन हो गया ऐसे, और ये इट लीड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जो 4 हेक्टेयर की जो प्रोडक्टिविटी थी अब 4 लोगों में बढ़ गई, तो अब इसकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो तो डिक्रीज ही हुई ना, अब इतना तो इफिशियंट और बेसिकली प्रोडक्टिव नहीं रहा। फिर क्या हुआ, ओवर कल्टीवेशन होने लगा, कल्टीवेशन ऑफ इंफीरियर एंड अनप्रोडक्टिव लैंड का होने लगा। सो ये सारे के सारे डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। ओके, किसके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। फर्दर इट लीड टू द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज दिस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? नाउ दिस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने डिस्कस किया था, लेट्स से यहाँ पे एक 4 हेक्टेयर्स की लैंड है और इसमें पहले से ही 2 लोग काम कर रहे हैं, और इस जो ओवरऑल जो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 8 kg है, ठीक है, तो यहाँ पे
4 एकड़ लैंड है, 2 लोग काम कर रहे हैं और 2 ही लोग की ज़रूरत है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी आती है वो 8 kg है। ना व्हाट विल हैपन, 2 लोग और इसमें से माइग्रेट कर गए ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब 4 लोग हो गए, 4 लोग 4 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो प्रोडक्टिविटी है वो इट्स रिमेन्स द सेम, और अगर इंक्रीज भी हुई तो वेरी माइगर इंक्रीज हुआ है कि 8.2 kg। नाउ दिस इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट तो सबके पास है लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है इट रिमेन्स द सेम, मीन्स किसी को कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है, ओके और वो जो आउटपुट है वो सेम ही रह रहा है। तो आपके पास एम्प्लॉयड हो लेकिन फिर भी आप अनएम्प्लॉयड ही कहलाओगे, ओके। एंड अंडर डेवलपमेंट, ओके। सो जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट था एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट था, इट रूटेड टू द इम्बैलेंस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, उसने imbalance प्रोड्यूस कर दिया इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स ड्यू टू सच डी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ओके। नेक्स्ट इज जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो था हमारा, ये भी फर्दर डिक्लाइन हुआ कि कितना परसेंटेज जो हमारा जीडीपी है, जैसे अगर हम जीडीपी कहें हमारा जीडीपी 100 करोड़ है और उसमें हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो 20 करोड़ का कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी फर्दर डिक्रीज हो गया। एंड जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो रीशेप द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। सो क्या हुआ इसका रिजल्ट, इंडिया बिकेम वन ऑफ द मेजर मार्केट्स बन गया फॉर द ब्रिटिश मेड कॉटन यार्न्स, ओके, बिकॉज वो डम करते थे अपना चीप मेड गुड्स, इंडस्ट्रियल मेड गुड्स एंड क्लोथ, एंड बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो क्या हो गया, एक मार्केट बन गया ब्रिटिश का जिसमें वो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम पे डंप कर देते थे हमारे इंडिया में, और उसके बदले एग्रीकल्चर जो सस्ता एग्रीकल्चर था, जब हमने देखा था कि अब जो पहले 2 लोग काम कर रहे थे अब 4 लोग काम कर रहे हैं, तो फर्दर उसके प्राइसेस काफ़ी डिक्रीज हो गए थे, तो उसका भी फायदा उठाते थे वो कि जो ग्रेन्स थे वो हमारे यहाँ सस्ते थे, तो वहाँ से वो उठा के अपने मदर इकोनॉमी में उसको सेंड कर देते थे। सो ये जो हुआ दैट जो लार्ज स्केल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इट्स बॉर्ड फ्रॉम रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑन दी इकोनॉमी विथ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, हमने देखा था विच वॉज अर्लियर जो कंसिडर किया जाता था एज ए ब्लेंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, जिसका जो डिमांड थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में थी, ओके। सो दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन दी अंडर डेवलपमेंट, हमारा जो अंडर डेवलपमेंट है और इसके जो आज भी जो इम्पैक्ट है वो विजिबल है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके। एंड इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन द कंट्री, ठीक है, ड्यू टू विच क्या हो जाएगा, जब अंडर डेवलप होता है डेफिनेटली जो पीपल्स हैं वो पॉवर्टी में होंगे, उनके पास इतना भी नहीं होगा कि वो अपना प्रॉपर तरीके से हम उनका मीन्स डेली रूटीन चल पाए, बेसिक नेसेसिटीज जो है उनकी पूरी हो जाए। दस जो प्रोसेस था ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इट प्रूव टू बी अ डिजास्टर, ठीक है, ये डिजास्टर की तरह प्रूव हुआ टू दिस several millions of persons, okay, और जिसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी विजिबल है हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे पीपल्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।